चैप्टर 121 निखिल और निकिता फर्स्ट मीट। अमृता जल्दी से अपना दुपट्टा लेकर निकिता को कॉल लगाने लगी। उधर से निकिता कॉल पिक करते हुए बोली, दी बाबा को ऑटो में लेकर गए, आप कहाँ हो, प्लीज जल्दी से आ जाओ, भाई भी पता नहीं कहाँ पे है। निकिता रोधी सी आवाज में बोली। निकिता की बात सुनकर अमृता एक राहत की सांस ली, फिर बोली, ठीक है तुम टेंशन नहीं लो, मैं बस कुछ देर में पहुंच रही हूँ। अमृता बोली तो निकिता अपना सर हाँ में हिलाया। अमृता आती हूँ बोलकर कॉल कट कर दिया। अमृता एक नज़र ऊपर देखकर बाहर जाने लगी। अमृता जैसे ही अपना पैर बाहर निकलने को हुई, गार्ड उसका रास्ता रोकते हुए अपना सर झुकाकर बोले, मैम आप बाहर नहीं जा सकती। गार्ड की बात सुनकर अमृता गुस्से से बोली, मैं एक बार वार्न करूंगी, हटो मेरे रास्ते से, अदरवाइज आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। अमृता बोली, लेकिन गार्ड को जैसे सुनाई ही नहीं दिया। अमृता उसे घूर के देखा, फिर उसका एक हाथ पकड़कर उसके कमर पर लगाकर अपने एक हाथ से उसके नेक पर तेज से मारा। वो गार्ड वहीं पर बेहोश हो गया। अमृता ने ये सब इतना जल्दी किया कि गार्ड को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। अमृता गुस्से से गार्ड को लात मारकर बोली, ब्लेडी फकिंग लूजर, शेरनी शिकार करने क्या निकली, जंगल में सब अपनी औकात भूल गए, बोलकर अमृता फिर से एक लात मारकर निकल गई। अक्ष स्टडी रूम में बैठा अमृता को लैपटॉप में देख रहा था। उसके फेस पर गहरी स्माइल थी। वो बोला, जाओ, मिसेज मल्होत्रा आने के बाद एक और सरप्राइज इंतजार करेगा। बोलते वक्त उसके फेस पर अब डेविल स्माइल थी। हॉस्पिटल में निखिल भागते हुए हॉस्पिटल आया और शेखर जी का नाम पूछकर सीधे उनकी तरफ चला गया। निखिल अपने में ही बातें करते हुए बोला, प्लीज गॉड सनकी ने अभी तक कुछ न किया हो, नहीं तो। निखिल अभी जा ही रहा था कि उसे किसी की सिसकने की आवाज सुनाई दी। निखिल के चलते कदम रुक गए। निखिल पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो पलट कर फिर से जाने को हुआ कि तभी फिर से उसे आवाज सुनाई दी। निखिल आवाज सुनकर अपनी कदम आवाज की दिशा में बढ़ा दिया। निखिल जब पीछा करते हुए आया तो देखा गणपति बप्पा के मंदिर के पीछे एक 20 साल की लड़की अपना सर घुटने में छुपा कर रो रही थी। निखिल पहले तो हैरानी से उसे देखने लगा, वो बहुत ही इनोसेंट दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद भी जब वो लड़की का रोना बंद नहीं हुआ तो निखिल उसे बोला, एक्सक्यूज मी बेबी गर्ल, आप रो क्यों रही हो। निखिल बोला तो निकिता अपना सर उठाकर निखिल को देखने लगी। रोने की वजह से निकिता का फेस एकदम गुलाबी हो गया था। निखिल तो निकिता को देखकर डे से उसमें खोसा गया हो। निखिल एकटक निकिता को ही देख रहा था। निकिता अपनी आंसू पूछते हुए बोली, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। निकिता की आवाज़ सुनकर निखिल अपने होश में आया और जल्दी से बोला, वो मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दिया, मैंने आवाज़ का पीछा किया तो आप रो रही थी, तो आप क्यों रो रही है। निखिल निकिता से पूछा। दी कहती है किसी अनजान से ज्यादा बातें नहीं करते और मुझे इनके पास थोड़ा सा और रोना है, तो आप जाइए यहाँ से। निकिता बप्पा की तरफ इशारा करके बोली। निकिता की बात सुनकर निखिल हैरानी से उसे देखा, फिर बोला, लेकिन तुम्हें रोना क्यों है ये तो बताओ। निखिल निकिता के पास बैठते हुए बोला। निकिता फिर से अपना सर उठाकर निखिल को देखते हुए बोली, क्यों, मैं अभी बहुत दुखी हूँ। इस बार निखिल इरिटेट होकर थोड़ा तेज से बोला, अरे यार लेकिन तुम दुखी क्यों हो जो तुम्हें रोना आ रहा है। निखिल की तेज आवाज सुन के निकिता की आंखों से फिर से आंसू आने लगे तो निखिल चुप करते हुए बोला, बेबी गर्ल, मैंने कोई तुम पर चिल्लाया नहीं है जो तुम ये से रो रही हो, मैंने बस पूछा है, तुम बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूंगा। निखिल बोला तो निकिता अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। निखिल अपना सर हामी हिलाकर उसके आंसू पूछते हुए बोला, अब जल्दी से मुझे बताओ क्यों रो रही हो। निखिल धीरे से बोली, बाबा का ऑपरेशन हो रहा है और मेरे पास न ही दी है और न ही भाई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो मैंने इनसे कहने आई थी ये मेरे दी और भाई को जल्दी से मेरे पास भेज दे। निकिता मंदिर की तरफ इशारा करके बोली। निकिता की इनोसेंट देखकर निखिल निकिता को देखते ही रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो निकिता को कैसे समझाए। निखिल निकिता के आंसू पूछते हुए बोला, ठीक है, तुम इनके पास बैठकर बहुत देर से रो रही हो ना, सैयद या तुम्हारी विश सुन लिए हो और तुम्हारे भाई और दी तुम्हें ढूंढ रहे हो और तुम यहाँ बैठी हो। निखिल बोला तो निकिता अपना सर हाँ में हिलाकर जल्दी से खड़ी होकर बोली, आप सही कह रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ, दी भाई को कैसे पता होगा, मैं जाती हूँ, ठीक बाय। निकिता जल्दी से जाते हुए बोली। निखिल जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर बोला, किस फ्लोर पर तुम्हारे बाबा है। 5 फ्लोर, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। निकिता बोली, क्योंकि मैं भी उसी फ्लो पर चल रहा हूँ। निखिल स्माइल करते हुए बोला, ठीक है चलते हैं। निकिता निखिल बोली। दोनों साथ में शेखर जी वार्ड की तरफ चले गए। जब 122 रात बड़ी लंबी होने वाली है मिसेज मल्होत्रा। ठीक है चलते हैं, निकिता निखिल बोली। दोनों साथ में शेखर जी वार्ड की तरफ चले गए। शेखर जी के वार्ड के बाहर अमृता इधर उधर चक्कर लगा रही थी कि तभी उसकी नजर आते हुए निखिल और निकिता पर पड़ी।
निकिता अमृता को देखकर खुश होकर दौड़ते हुए गई और अमृता को कस के गले लग गई। तब तक निखिल भी अमृता के पास पहुंच गया था, लेकिन अमृता निखिल को इग्नोर करके निकिता को देखते हुए बोली, कहाँ गई थी? मैंने बोला था मैं आ रही ही, तुम बाबा के पास रहना। वो आप में से कोई नहीं था तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बागवान जी से कहने गई थी आप में से कोई को जल्दी से भेज दो। निकिता अमृता को पूरी बात बताते हुए बोली। अमृता एक नज़र निखिल को देखकर उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए बोली, ठीक है लेकिन अब तुम कहीं मत जाना। अमृता की बात सुनकर निकिता अपना सर हाँ में हिला दिया। निखिल जाते हुए अमृता को देख जल्दी से बोला, अमृता मुझे बात करनी है तुमसे। निखिल की बात सुन के भी अमृता उसे इग्नोर करके जाने लगी। निखिल अपने मन में बोला, दोनों के दोनों एक जैसे, जब दोनों का मन कहता है तब जवाब देंगे, नहीं तो सामने वाले को एटीट्यूड दिखाकर चले जाएंगे। फिर जल्दी से अमृता के जाके बोला, अम्मी प्लीज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ा सा सी बात करनी है, प्लीज सुन लो। निखिल लगभग रिक्वेस्ट करते हुए बोला। अमृता घूर के उसे देख रही तो वही निकिता कन्फ्यूजन में दोनों को देखकर बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अमृता जल्दी से बोली, नहीं, तुम यही रहन में बस 2 मिनट में आ रही हूँ, बोला कर अमृता निखिल को घूरते हुए आगे चली गई। निखिल फेक स्माइल करके अमृता के पीछे चला गया। कॉलेज में अदा अपने क्लास में बैठी हुई थी। सैयदा प्रोफेसर लेट थे। अदा का ध्यान अपने बुक में था कि तभी उसके बगल वाले सीट पर नव्या आके बैठते हुए बोली, ओम कहाँ है? अदा कुछ नहीं बोली। नव्या ये अपने आप को इग्नोर होता देख उसकी फ्रेंड्स हंसते हुए बोली, ओह नव्या देख तो सही, ये बेहन जी की औकात तेरे बातों को इग्नोर कर रही है। अपनी फ्रेंड्स की बात सुनकर नव्या गुस्से से अदा की बुक छीनकर बोली, तुम्हारी इतनी औकात, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? एक नव्या की बात सुन के भी अदा संती से बोली, नव्या देखो मुझे परेशान करना बंद करो और मेरी बुक वापस करो, पहले मेरी बातों का जवाब दो। नव्या क्रीपी स्माइल करते हुए बोली। पूछो, अदा बोली तो नव्या बोली, ओम कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं किसी के पीछे नहीं घूमती, अदा ने जवाब दिया। झूठ मत बोलो, अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था, नव्या ने अपने दांत पिसते हुए बोला। तो जाके आपने बॉयफ्रेंड से पूछो ना, यहाँ पर मेरा दिमाग मत खाओ, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, अदा मजाक बनाते हुए बोली। अदा की बात सुनकर नव्या जैसे ही उसे पर हाथ उठाने को हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़कर हवा में रोक दिया। नव्या अच्छा किया था कि अदा को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला था। अदा अपनी आंखें खोलकर देखा तो ओम की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। अदा एक नज़र ओम को देखने के बाद नव्या से अपना बुक छीनाते हुए बोली, ड्रामा शो देखने में मुझे कोई शौक नहीं है, बोलकर कर उठ गई। अदा के जाने के बाद आओ नव्या का हाथ झटक कर छोड़ दिया, फिर अपना दांत पिसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? ओम की बात सुनकर नव्या गुस्से से बोली, ऐसा क्या है उसमें जो तुम उसके पीछे पागल हो, जो तुम्हें एक नज़र देखती भी नहीं है, आखिर उसकी औकात ही क्या है? नव्या की बात सुनकर ओम के होठ पर गहरी स्माइल आ गई। वो बोला, उसकी औकात की बात तो छोड़ो, तुम्हारी औकात तो मेरी जूती भी साफ करने की भी नहीं है। ओम बोला तो पीछे से कांची सिटी बजाते हुए बोली, बेल डॉन रो, अब इसके बाद भी कोई अपना मुंह उठाकर आपके पास आए तो उससे बड़ी बेशर्म मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। कांची बोलकर ओम के पास पहुंच गई। ओम उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, तुझे तो उसके पास होना चाहिए था न, तो तू यहाँ पर क्या कर रही है? वो मेरे से भी अच्छे से बात नहीं करती, मुझे अपने पास से भागा दिया, कांची मुंह बनाते हुए बोली। ठीक है, तू कैंटीन में हमरा इंतजार कर, मैं उसे लेकर आता हूँ, बोलकर ओम टेरेस की तरफ चला गया। ओम की बात पर कांची मुंह बनाकर कैंटीन की तरफ चली गई। मल्होत्रा इंडस्ट्री। अक्षा अपने केबिन में बैठा लगातार बिना किसी भाव से लैपटॉप पर अपनी उंगली चला रहा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। अक्ष बिना देखे कैमिंग बोला तो राहुल अंदर आया और अक्ष को ग्रिड करके बोला, बॉस आपने जो काम दिया था उसकी तैयारी हो चुका है। राहुल की बात सुनकर अक्ष कुछ नहीं बोला। राहुल अभी भी खड़ा था। आउट, अक्ष बोला कि राहुल ये इस भागा जैसे उसके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ गया हो। राहुल के जाने के बाद अक्ष अपना सर चेयर पर टिकाकर डेविल स्माइल करते बोला, रात बड़ी लंबी होने वाली है मिसेज मल्होत्रा, तुम्हारे लिए जितनी देर तुम्हें आने में लगेगी उतनी ही किसी की चीखें निकलेगी, बोला कर अक्ष साइको की तरह हंसने लगा। जब 123 लॉस्ट मिस्टेक समझकर माफ कर देना। अक्ष अपना सर चेयर पर टिकाकर डेविल स्माइल करते बोला, रात बड़ी लंबी होने वाली है मिसेज मल्होत्रा, तुम्हारे लिए जितनी देर तुम्हें आने में लगेगी उतनी ही किसी की चीखें निकलेगी, बोला कर अक्ष साइको की तरह हंसने लगा। कॉलेज में टेरेस पर अदा टेरेस के रेलिंग पकड़कर खड़ी होकर नीचे आते जाते स्टूडेंट को देख रही थी। ओम पीछे से उसे अपने बाहों में भरते हुए बोला, सॉरी नीचे जो कुछ भी हुआ। ओम को छुआन से अदा पहले अपनी आंखें बंद करके फिर से खोलकर ओम को झटक कर बोली,
पहले तो दूर रहो और नीचे जो कुछ भी हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या बोलता है मेरे बारे में। ठीक है, नहीं फर्क पड़ता है, अच्छी बात है, तो क्या अब मुझे एक किस मिल सकता है? ओम अदा के पास जाते हुए बोला। किस लेके करोगे क्या? अदा दांत दिखाते हुए बोली। बताओ क्या होता है, लेकिन पहले छूने तो दो अपने होठों को। ओम धीरे से अदा के कमर पर अपना हाथ डालते हुए बोला। एक किस से क्या होगा, चलो बैग पर चलते हैं, अदा बिना किसी भाव से बोली। बैग पे क्यों और किस लिए? ओम बोला। ओम की बात सुनकर अदा एक स्माइल के साथ बोली, क्यों इंटीमेट नहीं होना आखिर? इसलिए तो मेरे इतना रिजेक्ट करने के बाद भी तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अदा बोली तो ओम का फेस काला पड़ गया। ओम अदा की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि जैसे तुम्हारा भाई मेरे दी को मार के भी अभी भी बेचूले का टैग लेकर घूम रहा है, मेरे दी को कोई नाम नहीं मिला, वैसे ही तुम भी मुझे अपना मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहते हो, अदा इस बार चिल्लाकर बोली। अदा की पूरी बात सुनने के बाद ओम अदा के बाल सहित पकड़कर गुस्से से बोला, तुम्हें कोई हक नहीं है अपने आप को मिस्ट्रेस बोलने की। ओम बोला, लेकिन ओम की पकड़ इतनी तेज थी कि अदा की चीख निकल गई। ओम उसे छोड़कर दूर हो गया और अदा को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए ये सब करता हूँ? तो शायद तुम ओम से मिल ही नहीं पाए। खैर ये सब छोड़ो, आई एम सॉरी, अब तक जो भी मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया हो या फिर तुम जबरदस्ती का भी नाम दे सकती हो, बट आई लव यू सो मच और हमेशा करता रहूंगा। बोलते वक्त ओम की आंखें नाम हो गई थी। अदा एकटक ओम को ही देख रही थी। ओम अदा के पास आके उसके नेक को पकड़कर अपना होठ उसके होठों पर रख कर दिया और सॉफ्टली किस करने लगा। किस करते हुए उसकी आंखों से एक कतरा आंसू अदा के गाल पर गिर गया। अदा जिसकी आंखें ओम के किस करने से बंद हो गई थी, ओम की आंसू को महसूस कर अदा अपनी आंखें खोलकर ओम को देखने लगी। 10 मिनट बाद ओम अदा से दूर होकर पलट गया और बोला, लॉस्ट मिस्टेक समझकर माफ कर देना। बोलकर ओम बिना अदा की बात सुने चला गया। अदा बस उसे देखती रह गई, उसकी आंखें भी नम हो गई थी। 1 मिनट, ये अभी क्या बोल कर गया है? अदा अपने से ही कुछ सोचकर बोली। रात का वक्त हॉस्पिटल में रात के 11 बज रहे थे। शेखर जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, जिस कारण उन्हें औद से सीधा नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अमृता ने निकिता को कुछ खिलाकर उसको भी सुला दिया था। निखिल अभी भी अमृता के पास ही था। अमृता ने सब कुछ निखिल को बता दिया था। निखिल अमृता को देखते हुए बोला, यहाँ पर सब अब ठीक है, मैंने अब जो एड्रेस दिया है तुम नील को वहाँ पर चेक करना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल करो। निखिल अमृता को समझते हुए बोला। थैंक यू, यहाँ पर आप सभी का ध्यान रखो, मैं नील को लेकर आती हूँ, अमृता बोली तो निखिल अपना सर हाँ में हिलाया। अमृता हॉस्पिटल से निकल गई। अमृता बाहर आए और निखिल का कार लेकर हॉस्पिटल से निकल गई। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, अमृता कार चलाते हुए बोली। रात हो गई थी। अमृता मुंबई से बाहर आ गई थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। अभी अमृता का ही रही थी कि तभी उसके कार पर फायर हुआ। अमृता कार संभालते को हुई, लेकिन फिर भी उसकी कार जाके एक पेड़ पर टकरा गई। अमृता के सर से खून आने लगा, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। अमृता अपना हाथ वेल पर मरते हुए बोली, व्हाट द फक, अभी मेरे पास कोई गुण भी नहीं है। कोई नहीं अम्मी, इन जैसे कुत्तों को तुमने बहुत देखा है, चल तैयार हो जा। बोलकर अमृता कार से निकली। तब तक उसके चारों तरफ गुंडे घेर चुके थे। अमृता अपनी गहरी नज़र से उन सब को देखते हुए बोली, क्या दुश्मनी है तू सबको मेरे से? वो तो हमारे बॉस बताएंगे ना हमें, तो उन्होंने सिर्फ तुम्हें जिंदा लाश बना कर लाने को बोला है, उनमें से एक गुंडे ने जवाब दिया। नाम क्या है तुम्हारे बॉस का? अमृता बिना किसी भाव से बोली। चलो हम सबके साथ खुद देख लो ना, गुंडे ने जवाब दिया और फिर सब हंसने लगे। अभी सब हंस रहे थे कि एक गुंडे की चीख निकल गई। अमृता दूसरे गुंडे को लात मारकर दूसरे के हाथ को पकड़कर उसकी कमर पर लगाकर कोहनी से उसकी गर्दन पर मारा तो वो गुंडा चीखकर वहीं पर बेहोश हो गया। अमृता दूसरे गुंडे को अपने लात से मारकर उसके सीने पर अपने लातों से मारकर बोली, जाके कह देना अपने बॉस से शेरनी का सीकर करना हो तो खुद आके सामने से लड़े, इसे अपने भाड़ की टट्टू को बेचकर अपना इमेज न डाउन करे। अमृता बोलकर जैसे ही पलटी की उसकी चीख निकल गई। जब 124 अक्ष अमृता की बेहस। अमृता दूसरे गुंडे को अपने लात से मारकर उसके सीने पर अपने लातों से मारकर बोली, जाके कह देना अपने बॉस से शेरनी का सीकर करना हो तो खुद आके सामने से लड़े, इसे अपने भाड़ की टट्टू को बेचकर अपना इमेज न डाउन करे। अमृता बोलकर जैसे ही पलटी की उसकी चीख निकल गई। एक गुंडा अमृता के बाजू पर नाइफ से मार दिया। अमृता के बाजू से खून रिसाने लगा। अमृता अपनी लाल आंखें से गुंडे को देखा और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़कर उसके हाथ कमर पर लगाते हुए बोली, काया पीछे से वार करता है। बोलकर नाइफ उसके गले पर रखकर खींच लिया।
कुछ देर बाद अमृता के पास कुछ भी नहीं था। अमृता अभी सबसे लड़ रही थी, लेकिन अब उसके शरीर पर काफी जख्म लग चुके थे। गुंडे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक अमृता एक गुंडे के पेट पर नाइफ मरते हुए दूसरे को लात से मारकर अपने से दूर कर दिया। अमृता दूसरे के सर को पकड़कर कार के बोनट पर दे मारी। तभी पीछे से गन चलाने की आवाज आए। अमृता बचाने को हुई, लेकिन गोली उसे बाजू को छू कर निकल गई। बहुत हो गया तेरा, अब सीधे से खड़ी हो जा, एक गुंडा अमृता पर गन पॉइंट करते हुए बोला। गुंडे की आवाज सुनकर अमृता पलट कर देखा और सीधी खड़ी हो गई। उसके आंखों में डर नाम का एक कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुंडा हंसते हुए बोला, क्या हुआ, निकल गई तेरी सारी दादागिरी। गुंडे की बात पर सब गुंडे हंसने लगे। अमृता दे से ही थोड़ा आगे आने को हुई। गुंडा गन पॉइंट करते हुए बोला, एक कदम नहीं तो गोली तेरे खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। अमृता फिर भी नहीं रुकी। गुंडा अमृता को रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन अमृता अपनी कदम नहीं रोकी। गुंडा आखिरी वार्न करते हुए बोला, देख रुक जा, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। अमृता फिर भी नहीं रुकी। तभी गन शॉट की आवाज आए और इसी के साथ सन्नाटा छा गई। अमृता अपनी नजर उठाकर देखी तो अक्ष उसके कमर को पकड़कर खड़ा एक हाथ से गुंडे पर शूट कर रहा था। अमृता बिना किसी भाव से अक्ष को एकटक देखने लगी। अक्ष कुछ ही देर में सारे गुंडे को मरने के बाद अमृता की तरफ देखा तो उसकी नजर अमृत के बाजू पर गया। अक्ष बिना कुछ बोले उसे अपने गोद में उठा लिया। अमृता उसके गले में अपना हाथ डालकर उसे पकड़ते हुए बोली, नील को कहाँ रखा है। अमृता बोली तो अक्ष उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें डर नहीं है, तुम्हारे इस फकिंग क्वेश्चंस पर तुम्हें मैं अभी पटक सकता हूँ। अक्ष बोला तो अमृत अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर दिया। अक्ष के फेस पर न दिखाने वाली स्माइल आकर चली गई। अमृता घूरते हुए बोली, मैं नहीं कहा है मुझे, तुम अपने गोद में उठा कर ले चलो। अमृता की बात पर अक्ष कुछ नहीं बोला तो अमृता सोचने का नाटक करते हुए बोली, वैसे बिजनेस छोड़कर एक्टर क्यों नहीं बन जाते, बहुत आगे जाओगे, कसम से बता रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं एक्टर बहुत अच्छा बनूंगा। अक्ष अमृत को बोनट पर बैठते हुए बोला, ... उद्धरण चिन्ह, क्योंकि तुम एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो। अमृता बोली। अक्ष अपना आईब्रो उठाकर उसे देखने लगा जैसे पूछ रहा हो, मैंने कौन सी एक्टिंग की तुम्हारे सामने। अमृता उसके नजरों को इग्नोर कर बोली, अपने ही गुंडे को मेरे सामने मारकर साबित क्या करना चाहते हो अब। अमृता की पूरी बात सुनने के बाद अक्ष बिना किसी भाव से बोला, तुम्हें लगता है मैंने गुंडे भेजे थे तुम्हें जान से मरने के लिए। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत जल्दी याद आ गया। अमृता ओवर एक्टिंग करते हुए बोली। अक्ष बिना कुछ बोले फास्ट बॉक्स लेकर आया, अमृता के बाजू पकड़ कर लिया। अमृता गुस्से से अक्ष के हाथ को झटक कर बोली, मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक्टिंग देखने का कोई शौक नहीं है, मुझे बताओ नील को कहाँ पर रखा है। अमृता लगभग चिल्लाते हुए बोली। अमृता के बाजू से अभी भी खून रिस रहा था, लेकिन अमृता को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अमृता के चिल्लाने से अक्ष अपने एक हाथ से अपने नेक को सहलाते हुए बोला, मिसेज मल्होत्रा अपनी आवाज नीचे करो। अक्ष अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं करूंगी तो क्या कर लोगे, मरोगे फिर से, या फिर से अपनी जिंदगी से निकाल दोगे। तो सुनो मिस्टर अक्ष मल्होत्रा, तुम अब मेरे लाइफ में कोई मैंने नहीं रखते हो, इसलिए अब मेरी जिंदगी में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। अमृता और तेज से चिल्लाते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष पागलों की तरह हंसने लगा। हा, मिसेज मल्होत्रा, तुम बेवकूफ किसे रही हो, अपने आप को या मुझे? क्या मतलब है तुम्हारा? अमृता बिना किसी भाव से बोली। अक्ष अमृता को अपने पास खींचकर उसके कमर को अपने हाथ लपेटकर उसके कान के पास जाकर बोला, यही कि तुम अभी भी मिसेज मल्होत्रा ही हो, किस गलतफहमी में जी रही हो तुम? चाह करके भी तुम्हें मेरे जिंदगी में आना ही होगा। मिसेज मल्होत्रा त्रत्रत्रा। अक्ष शब्द को खींचते हुए बोल किस करके पीछे होकर अमृता के एक्सप्रेशन देखने लगा। किस करने से अमृता के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। अमृता उसे खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, ऐसा तुम्हारे सपने में होगा। नेवर मिसेज मल्होत्रा, अभी होगा, तुम अभी चल रही हो मेरे साथ। अक्ष अपना नाक अमृता के गाल पर टच करते हुए बोला। इस बार उसके बोलने के नादाज में एक अलग ही रफनेस महसूस हो रही थी जो अमृता को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। अक्ष आराम से अमृता को कार में बिठाकर अमृता को लेकर निकल गया। जब 125 अक्ष की बेशर्मी भरी बातें। इस बार उसके बोलने के नादाज में एक अलग ही रफनेस महसूस हो रही थी जो अमृता को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। अक्ष आराम से अमृता को कार में बिठाकर अमृता को लेकर निकल गया। कार में अमृता अक्ष को इग्नोर करके जब से कार में बैठी थी तब से अक्ष को इग्नोर कर रही थी, जिसे महसूस कर अक्ष की पकड़ व्हील पर मजबूत हो रही थी। अक्ष झटके से कार रोक दिया। अमृता फिर भी कार से बाहर ही देख रही थी। अक्ष झटके से अमृता को खींचकर अपने लेप पर बिठा लिया। अमृता गुस्से से अक्ष को घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है और अब कौन सा ड्रामा करने वाले हो? अमृता की बात सुनकर अक्ष उसे घूरते हुए उसको अच्छे से एडजस्ट करके बोला,
अब बोलो जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है। अमृता अपने दांत पिसते हुए बोली, तो तुम वैसे भी पूछ सकते थे इस तरह से क्यों मुझे उठाया। क्योंकि मेरा मन था। अक्ष अमृता को सिंपल सा जवाब देकर उसका सर अपने शोल्डर पर रखकर फिर से कार स्टार्ट करते हुए बोला, अब आराम से सोच सकती हो, जो भी तुम्हें सोचना है, बोलकर अक्ष कार को आगे बढ़ा दिया। अमृता जोर से अक्ष के नेक पर अपने दांत गिरते दिया लेकिन अक्ष कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो अमृता अक्ष को छोड़कर उससे दूर होकर देखने लगी। अक्ष के नेक पर अमृता के पूरे दांत के निशान पड़ चुके थे, वहां पर हल्का खून रिसने लगा था। अमृता अक्ष को फेंक देखने लगी तो अक्ष बिना अमृता को देखे ड्राइविंग करते हुए बोला, थक गई। तुम किस तरह के इंसान हो, अमृता बिना किसी भाव से बोला तो अक्ष फिर से ब्रेक लगाकर कार रोक दिया। अक्ष अमृता का फेस अपने सामने लाकर बोला, जानवर ठरकी जैसा इंसान हूँ, बोलकर अमृता के होठ छू लिया, फिर उससे दूर होकर कार स्टार्ट कर दिया। अमृता उसे घूरने लगी तो अक्ष बोला, ये से क्या देख रही हो, मिसेज मल्होत्रा खाने का इरादा है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, और ये क्या बार बार मिसेज मल्होत्रा लगा कर रखा है? मिसेज मल्होत्रा को 1 साल पहले ही उसके हस्बैंड ने मार डाला, क्या तुम्हें नहीं पता? तो मैं तुम्हें डिटेल्स में बता सकती ही। और एक सीक्रेट बताओ, आज भी उसने गीदड़ों को भेजा था मरने के लिए, लेकिन जब प्लान सेक्स नहीं हुआ तो खुद आ गया महान बन के बचाने के लिए। बोलते वक्त अमृता एकटक अक्ष को देख रही थी, उसके फेस पर स्माइल थी। अक्ष बिना कुछ बोले कार रोककर अमृता को अपने गोद में उठाकर अम्बिला के अंदर ले जाने लगा। इस वक्त उसके फेस पर कोई भाव नहीं था। अमृता गहरी स्माइल के साथ फिर से बोली, तुम्हें पता है अक्ष मल्होत्रा अपने ही गुंडे को मारकर उसके सामने अपने आप को महान बनाकर सबिता क्या करना चाहता है? ओहो, तुम्हें कैसे पता होगा, ठीक है मैं ही बताती हूँ, बोलकर अमृता अक्ष के कान के पास जाकर अपनी सांसें छोड़ते हुए बोली, क्योंकि उसे लगता है अब भी वो अपने मारी हुई बीबी को जिंदा कर सकता है, लेकिन उसकी जानकारी के लिए बता दूँ वो अब किसी और से। अमृता की बात पूरा नहीं हुआ। अक्ष उसे बेड पर फेंकते हुए चिल्लाकर बोला, सटअप जस्ट सटअप, बोलकर अमृता के पास जाकर अपना एक पैर बेड पर रखकर अमृता के बाल को कस के पकड़कर सर्द आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? वो मेरे भेजे हुए गुंडे हैं, कोई प्रूफ है क्या तुम्हारे पास? अक्ष अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला। अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली, मैं खुद हूँ, प्रूफ हूँ, उन गुंडों की बात सुनी है मैंने, उनके मोबाइल पर तुम्हारा नाम फ्लैश हो रहा था। अमृता अपनी दांत पिसते हुए बोली। फिर आगे कहा, मैं ये सब बता क्यों रही हूँ तुम्हें, पहले भी तो तुमने ये किया है न, और छोड़ो मेरे बाल को। अमृता अपना बाल छुड़ाते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष जैसे ही कुछ कहने को हुआ, अमृता उसके हाथों में झूल गई। अमृता को बेहोश होता देख अक्ष अमृता के गाल को थपथपाते हुए बोला, हे मिसेज मल्होत्रा क्या हुआ तुम्हें, बोलो, अपनी आंखें खोलो। अक्ष बोल ही रहा था कि उसकी नज़र अमृता के बाजू पर पड़ी, जहां से अभी भी धीरे धीरे खून रिस रहा था। अक्ष जल्दी से अमृता को अपने बाहों में उठाकर जल्दी से लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अमृता बेड पर सो रही थी, उसके हाथों की ड्रेसिंग कर दिया था। अक्ष अमृता के बगल में बैठा एकटक उसे देख रहा था, उसके जेहन में अमृता की एक एक बातें गूंज रही थी। अक्ष बेड से उठकर अमृता को अच्छी सी कवर करके रूम से निकल गया। अक्ष स्टडी रूम में आया और अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल किया। कुछ देर बात करने के बाद अक्ष कॉल कट करके सिगरेट जलाकर कस लेते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं जो भी करी अपने वाइफी के साथ, लेकिन तुमने उसे हॉट करने की कोशिश किया है तो अब सूट समेत समेटने के लिए तैयार रहना। बोलते वक्त अक्ष की आंखें सर्द हो गई थी। अगली सुबह अमृता की आंखें धीरे धीरे खुली तो उसे अपने कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। अमृता नजर घुमा कर देखा तो अक्ष अमृता को कस के पकड़कर सुकून से सो रहा था। अमृता अक्ष को घूरने लगी, तभी उसकी नज़र अक्ष के मोबाइल पर पड़ी। अमृता हल्का सा टर्न होकर मोबाइल उठाने लगी, जिससे उसकी ब्रेस्ट अक्ष के फेस के पास आ गया। अक्ष एक हाथ से अमृता के सीने को दबाते हुए नींद में बोला, वाइफी देखो ये कितना टाइट हो गया जब से मैंने इसे छोड़ दिया है। अक्ष की बेशर्मी भरी बातें सुनकर अमृता के फेस लाल हो गई। अब ये गुस्से से हुआ या शर्म से हुआ अमृता ही जाने। जब 126 अक्ष अमृता और रोमांस। वाइफी देखो ये कितना टाइट हो गया जब से मैंने इसे छोड़ दिया है। अक्ष की बेशर्मी भरी बातें सुनकर अमृता के फेस लाल हो गई। अब ये गुस्से से हुआ या शर्म से हुआ अमृता ही जाने। अक्ष अभी भी अमृता के सीने को अपने हाथों में पकड़ रखा था। अमृता मोबाइल छोड़कर अक्ष को देखा तो अक्ष की आंखें कभी भी बंद थी। अमृता एक राहत की सांस ली, फिर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, देखो तो ठरकी इंसान हो, नींद में भी ठरकीपन दिखा रहा है। बोलकर अमृता अक्ष का हाथ हटाने लगी। अक्ष अपनी पकड़ और मजबूत कर लिया, जिससे अमृता की आह निकल पड़ी। अमृता अपनी आंखें मजबूती से बंद करके अपने आप को कंट्रोल करने लगी। अक्ष अमृता को पलटकर अपने नीचे करते हुए बोला, कहा ढोल की तरह घूम रही हो, थोड़ा सा और सोने दो ना। अक्ष बोला तो अमृता ध्यान से अक्ष को देखने लगी।
कुछ देर घूरने के बाद अमृता अक्ष के नेक पर तेज से बाइट कर लिया। अक्ष अपनी आंखें खोलकर अमृता को गुस्से से घूरते हुए बोला, ये कौन सा तरीका है किसी को नींद से जगाने का? पहले अपना ये बुलडोजर जैसा शरीर लेकर हटो मेरे ऊपर से। और ये मेरा तरीका है किसी को जगाने का? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अमृता एटीट्यूड में बोली। अमृता के बोलने पर अक्ष अपना बेट कोहनी पर ले लिया, फिर बोला, अच्छा अब तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा। अक्ष अपनी स्माइल छुपाते हुए बोला, क्या क्या दिखाना पड़ेगा? अमृता कन्फ्यूजन में बोली, यही कि जब कोई नींद से जागता है तो सुबह एक्सरसाइज कैसे करते हैं? अक्ष तिरछी स्माइल करते हुए बोला और बिना अमृता की बात सुने अमृता के होठ पर अपना होठ रख दिया। अमृता बस अक्ष को घूरते हुए रह गई। अक्ष अमृता के होठों पर किस करते हुए अमृता के आंख पर अपना हाथ रखकर फुसफुसाते हुए बोला, जस्ट फील वाइफी। बोलकर अक्ष अपना हाथ हटा लिया और अमृता को फिर से किस करने लगा। अक्ष की बातें में इतना इंटेंस था कि अमृता की आंखें खुद ब खुद बंद हो गया और अमृता के होठ भी धीरे धीरे चलने लगे। अमृता का साथ पाकर अक्ष की किस अब एग्रेसिव होने लगी थी। अक्ष कभी अमृता के ऊपर लिप्स को खींचकर स्मॉच करके छोड़कर उसके टंग को स्मॉच कर रहा था तो कभी उसके लोअर लिप्स को बाइट कर रहा था। 15 मिनट पेसेनेट किस के बाद अमृता की सांसें उखड़ने लगी तो अक्ष लेकिन अक्ष अभी भी नहीं छोड़ रहा था। 25 मिनट लान किस के बाद अक्ष अमृता के होठों को आज़ाद कर अपना होठ उसके नेक पर रख दिया। अमृता गहरी गहरी सांस लेने लगी। अक्ष अपने दांतों से अमृता के शर्ट को शोल्डर से हटाते हुए बोला, बस इतने में ही वाइफी तुमने हार मान लिया। बोलकर अमृता के नेक पर बाइट किया। मैं तुम्हारे जान ले लूंगी अगर बाइट किया तो, ठरकी कहीं के। अमृता अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली। अक्ष के होठ पर स्माइल आ गई। अमृता की बात सुनकर अक्ष बाइट के जगह पर लीक करते हुए बोला, वाइफी तो थोड़ा तुम भी साथ दो ना मेरा। अक्ष अमृता के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। अमृता की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अक्ष धीरे धीरे अमृता के सार को रिमूव करके उसके ब्रेस्ट पर आके अमृता के सीने को अपने चमकती आंखों से देखने लगा। अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष को देखा तो अक्ष फिर से उसके लो को लीक करते हुए बोला, वाइफी तुम्हें पता है तुम बहुत बदल गई हो। वो कैसे? अमृता खोई हुई सी बोली। ये अब थोड़े से छोटे हो गए हैं। अक्ष अमृता के ब्रेस्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता के गाल लाल हो गया। मुझे टीज करना बंद करो। अमृता नकली गुस्सा करते हुए बोली। अरे नहीं वाइफी, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच में छोटे हो गए हैं। बोलकर अक्ष अपने होठ अमृता के सीने पर रखकर स्मोच करने लगा। अमृता की आंखें अपने आप ही बंद हो है। उसके हाथ अक्ष के बालों में चले गए। अक्ष पहले तो सॉफ्ट होकर स्मोच कर रहा था लेकिन वक्त के साथ साथ अक्ष एग्रेसिव होने लगा था। अमृता को तो जैसे अक्ष ने कोई जादू सा किया हो। अमृता की आवाज ही नहीं निकल रहा था। अक्ष उसके एक ब्रेस्ट को अपने एक हाथों में पकड़कर लगातार प्रेस कर रहा था और एक को अपने मुंह में डालकर लगातार एग्रेसिव होकर किस कर रहा था। कुछ देर किस करने के बाद अक्ष नीचे आते ही बोला, वाइफी मैनेज करो अब मुझे। अक्ष एग्रेसिव होकर किस करते हुए बोली। अमृता को तो जैसे अक्ष की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अक्ष नीचे आके अमृता के थाई को सहलाते हुए अमृता के पैंटी उतार कर एक नज़र देखकर अमृता के फेस को देखा जहां पर बेचनी साफ दिख रही थी। अमृता अपनी आंखें बंद करके मौन कर रही थी। अक्ष अपना होठ वहां पर रखकर अमृता को किस करने लगा। अमृता से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अमृता अक्ष के बाल को पकड़कर ऊपर खींचने लगी। अक्ष उसका हाथ पकड़कर बैक पर प्रेस करके एक हाथ से वहां पर सहलते हुए बोला, जस्ट एंजॉय वाइफी। बोलकर फिर से अक्ष अपना होठ रखकर वहां पर जोर जोर से स्मोच करने लगा। अमृता की मौन भरी आवाजें तेज हो गई। अक्ष अपना सर उठाकर अमृता को देखा, तभी अमृता की चीख निकल पड़ी। अक्ष अपनी 2 उंगली अंदर बाहर करते हुए बोला, वाइफी लगता है तुम्हारा स्टेमिना कम हो गई है को तुमसे इतना भी झेला नहीं जा रहा है। अक्ष अपनी मैगानेट सी आवाज अमृता के कानों में छोड़ते हुए बोलकर उसके लो पर बाइट करके फिर से नीचे आके अपना फेस वहां पर रख दिया। जब 127 अक्ष की बेशर्मी, वाइफी लगता है तुम्हारा स्टेमिना कम हो गई है को तुमसे इतना भी झेला नहीं जा रहा है। अक्ष अपनी मैगानेट सी आवाज अमृता के कानों में छोड़ते हुए बोलकर उसके लो पर बाइट करके फिर से नीचे आके अपना फेस वहां पर रख दिया। अमृता अक्ष के बाल को कस के पकड़कर ऊपर खींचते हुए बोली, आह प्लीज, आह नो प्लीज, आह। अमृता मौन भरी आवाजें निकलते हुए बोली, जिससे अक्ष और एक्साइटेड होकर अपना काम करने लगा कि एकदम से अक्ष अपना फेस निकलकर अमृता को देखा जिसका फेस पसीने से तरबदर था। उसके पैर हल्का हल्का कांप रहा था लेकिन फेस पर रिलैक्सन साफ दिख रहा था, जिसे देखकर अक्ष उसके ऊपर आके उसके सीने पर अपने होंठ रखते हुए बोला, वाइफी आज कुछ न्यू करे क्या? अक्ष अमृता के जो लाइन पर बाइट करते हुए सेक्सी सी आवाज में बोला। अमृता अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपना सर हाँ में हिला दिया। अक्ष अपनी आंखें में चमक लिए अमृता के फेस को एकटक देखने लगा। अमृता की आंखें अब भी बंद थी। अक्ष अपने होठों पे तिरछी स्माइल लिए दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डालकर अमृता को नेक पर लगातार बाइट करने लगा।
अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष को रोकने को हुई कि अक्ष उसके होठ पर अपना होठ रखकर एग्रेसिव होकर अमृता के होठ को निचोड़ने लगा। अमृता जितना ही अक्ष का साथ देने की कोशिश कर रही थी, अक्ष उतना ही एक्साइटेड होकर अमृता पर भारी पांडने लगा था। कुछ ही देर में अक्ष अमृता के पूरे शरीर पर लव बाइट से भर चुका था। अमृता की आंखें अभी भी बंद थी, उसके हाथ अक्ष के बालों में घूम रहे थे। अक्ष अपने आप को एडजस्ट करके जैसे ही इंटर होने को हुआ कि उसका मोबाइल बजा, अक्ष की हाथों की मुट्ठी कस के बंद हो गई। अचानक से जैसे अमृता नींद से जागी। अमृता अपनी आंखें खोल कर देखा तो अक्ष अभी भी उसके ऊपर उसे एकटक देख रहा था। अमृता की आंखें जैसे खून उगलने को हो गई। अमृता अक्ष को धक्का दे दिया तो अक्ष जाके बेड पर गिरा। अमृता अपने दांत पिसते हुए बोली, कल रात जो गुंडे भेजे थे मुझे मारने के लिए, तब नहीं सोचा ऐसे किसके साथ बिस्तर गर्म करोगे। अक्ष अपने दोनों हाथ सर के पीछे करके आराम से लेटकर अमृता की बातें सुनने लगा। अमृता फिर से बोली, इतनी ही अगर गर्मी है तो कोठोवाली की कमी नहीं है, जाके वहां पर अपनी गर्मी निकालो। अक्ष फिर भी कुछ नहीं बोला। अमृता चिल्लाते हुए बोली, तुमने समझ क्या रखा है, मुझे अपनी रख है। अमृता अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि उसका फेस एक तरफ झुक गया। अक्ष अपनी जलती निगाहों से अमृता को देखा, फिर उसका जबड़ा पकड़कर अपनी तरफ करके बोला, तुम्हारी हिम्मत भी की हुई अपने आप को रखेल शब्द यूज करने की? क्यों तुम रखेलों की तरह रख सकते हो, मैं बोल भी नहीं सकती, अमृता व्यंग से बोली। अक्ष की पकड़ अमृता के जबड़ों पर मजबूत हो गई। अक्ष की आंखें एकदम सर्द हो गई थी। अक्ष उसे घूरते हुए बोला, ये जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा भी पूरा साथ था, और रही बात तुम्हारे जुबान की तो मैंने तुमसे लीगली शादी की है, ये से नहीं रखा है तुम्हें अपने पास। अक्ष बिना किसी भाव से बोला, हाँ अकेले की शादी, अमृता फिर से व्यंग से बोली। तभी अक्ष का मोबाइल फिर से बजा। अक्ष कॉल पिक करके बोला, 20 मिनट बोलकर कॉल कर दिया। अक्ष बिना अमृता को जवाब दिए बेड से उठ गया, अपना फेस घुमा लिया, उसके गाल एकदम से लाल हो गए थे। वो चिल्लाते हुए बोली, लाज शर्म सब धो दिए हो क्या, जो ऐसे बेशर्मों की तरह खड़े हो गए। ... उद्धरण चिन्ह। ये से क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे कुछ देखा ही न हो तुमने। एटलीस्ट तुमने तो टच भी किया है और स्नैक के साथ खेला भी है, अक्ष अमृता की तरफ आते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता के पूरा शरीर जलने लगा, जिसे देखकर अक्ष के फेस पर एक छोटी सी प्यो स्माइल आ गई। अक्ष अमृता के पास आया और झटके से ब्लैंकेट अलग करके अमृता को अपने गोद में उठा लिया। अमृता डर से जल्दी से अक्ष के शोल्डर को कस के पकड़कर बोली, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? अमृता बिना किसी भाव से बोली। अक्ष एक नज़र उसके फेस को देखकर अपना फेस एक साइड करके बोला, कर सकती हो। अक्ष के ऐसा करने से पहले तो रीता हैरानी से उसे देखी, फिर अक्ष के नेक पर कस के बाइट कर लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके मुंह में ब्लड का टेस्ट नहीं आ गया। अमृत ने अक्ष को देखा, जिसके फेस पर दर्द का कोई सिकन नहीं था। अक्ष उसे सवार के नीचे खड़ा कर शावर ऑन करके बोला, रिलैक्स हो या अब या और भी खून पीने हैं। अक्ष बोला तो अमृता उसे इरिटेशन होकर देखने लगी। अक्ष उसके होठों पर पैक देकर बोला, ये से इरिटेट होने से कुछ नहीं होगा, तुम चाहो तो कहीं और भी बाइट कर सकती हो। अक्ष अमृता को टीज करते हुए बोला। अमृता उसे घूरते हुए बोली, तुम जिस तरफ इसरा कर रहे हो ना, मुझे सब समझ आ रहा है। उद्धरण चिन्ह . हाँ तो इसलिए तो बोला है, अक्ष अपनी स्माइल छुपाते हुए बोला। तो बताओ नील को कहाँ पे रखा है? अमृता तिरछी स्माइल करते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष के फेस की स्माइल गायब हो गई। अक्ष बिना कुछ बोले अमृता को साफ करने लगा। अमृता उसका हाथ झटक कर बोली, तुम ये से इग्नोर नहीं कर सकते, बताओ मुंह नील को कहाँ पे रखा है? अक्ष उसके कान के पास जाकर कुछ कहा तो अमृता एकदम से संत होकर खड़ी हो गई। अक्ष के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। जब 128 तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? अक्ष उसके कान के पास जाकर कुछ कहा तो अमृता एकदम से संत होकर खड़ी हो गई। अक्ष के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। अक्ष अमृता को साफ कर खुद को साफ किया, फिर दोनों बाथरूम से वाथरोब पहनकर बाहर आए तो अक्ष सीधे क्लोजेट रूम में चले गए। अमृता एकदम से संत हो गई थी। कुछ देर बाद अमृता मिरर के सामने बैठी थी। वो इस वक्त किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। रेड कलर सिफोन की साड़ी, हाथों में रेड चूड़ियां, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल, माथे पर स्टोन बिंदी, लिप्स पर रेड डार्क लिपस्टिक, पैरों में पायल और उसके वो लंबे घने बाल जो इस वक्त खुला था वो ब्लैक के खूबसूरत लग रहे थे। कुल मिलाकर अमृता तैयार थी और बाल की खूबसूरत लग रही थी। अक्ष पीछे से आकर अमृता के गले में मंगलसूत्र पहनाकर बोला, परफेक्ट। अक्ष बोला तो अमृता अपनी नज़र उठाकर उसे देखा। अक्ष ब्लैक सूट में जेंटलमैन की तरह तैयार हुआ था और बेहद ही हैंडसम लग रहा था। अमृता अपनी नजरें फेरकर मंगलसूत्र निकलने लगी। अक्ष उसका हाथ पकड़कर घूरते हुए बोला, अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ... उद्धरण चिन्ह। तो तुमसे बुरा है भी कौन? अमृता भी घूरते हुए बोली। मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ।
अक्ष अमृता का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला। अमृता अपना हाथ झटक कर अक्ष से दूर हो गई, फिर चिल्लाते हुए बोली, कहीं नहीं जाना है मुझे जब तक तुम नील को नहीं छोड़ देते। अमृता के इस तरह चिल्लाने से अक्ष अपना हाथ नेक पर फेरते हुए इधर उधर देखने लगा, जिसे देखकर अमृता अपनी कदम पीछे लेने लगी। अक्ष के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। अक्ष अमृता को देखते हुए बोला, वाइफी इधर आओ मेरे पास अभी। बोलते वक्त अक्ष की आवाज बेहद खतरनाक थी। अमृता अपने फेस के एक्सप्रेशन छुपाते हुए बोली, देखो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते समझे, वाइफी मेरे पास आओ। अक्ष अमृता की बात बीच में काटकर बोला। अमृता कछुए की चाल चलते हुए अक्ष के पास आने लगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मिसेज मल्होत्रा, रैविड बनो। अक्ष अमृता की चाल देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला। अमृता जल्दी से अक्ष के पास आ गई। अक्ष उसके कमर को पकड़कर उसके होठ पर अपना होठ रखकर रफली किस करने लगा। 5 मिनट बाद अक्ष अमृता को छोड़कर उसके होठों को साफ करने लगा। अमृता की आह निकल गई। अक्ष अमृता को देखने लगा। अमृता अपना नजर झुका रखी थी। अक्ष उसे इग्नोर करते हुए बोला, जितनी बार तुम्हारे मुंह से उस फकिंग का नाम निकलेगा उतनी बार अब तुम पेनिश के लिए तैयार रहना। बोलकर अमृता की लिपस्टिक को सही किया। तभी एक बूंद आंसू अक्ष के हाथ पर गिरा। अक्ष अपने हाथों की मुट्ठी कस के बंद कर लिया और एक गहरी सांस लेकर अमृता को अपने सीने से लगा लिया। अमृता सिसकने लगाए। अक्ष उसे गोद में उठाकर सोफे पर ले जाकर बैठकर पानी पिलाने लगा। ... उद्धरण चिन्ह। रो क्यों रही हो? अक्ष इरिटेट होकर बोला। अमृता उसके हाथ को पकड़ कर कस के अपने दांतों से काटने लगी। अक्ष कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद अमृता अक्ष के हाथ को छोड़ी तो वहां पर ब्लड आने लगा। अमृता अक्ष के फेस को देखा। अक्ष उसे ही देख रहा था लेकिन दर्द का कोई भाव नहीं नजर आ रहा था, जिसे देखकर अमृता और जोर जोर से रोने लगी। अक्ष झल्ला कर बोला, अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? तुम हमेशा से ऐसे ही करते हो क्या? तुम्हें दर्द नहीं होता? बोलो। अमृता रोते हुए बोली। उसे तुमसे क्या, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अक्ष बोला। एक पल के लिए उसके एक्सप्रेशन बदले लेकिन फिर तुरंत छुपा लिया। ... उद्धरण चिन्ह। अमृता अपना रोना छोड़कर अक्ष को देखने लगी। अक्ष अमृता के आंसू पोंछकर उसका फेस सही कर ही खड़ा किया, फिर उसे अपने गोद में उठाकर रूम से निकल गया। अमृता बिना कुछ बोले अक्ष के शोल्डर पकड़कर उस कंधे पर अपना सर रखकर बोली, नील को छोड़ दो। आई नो मैं जानती हूँ मैं उसका नाम ले रही हूँ, आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अमृता की बातें को इग्नोर करके अक्ष हॉल में पहुंच गया। वही अमृता की मुट्ठी कस चुकी थी। अक्ष अमृता को हॉल में खड़ा किया, तभी वहां पे भागते हुए राहुल आया और गहरी सांस लेकर बोला, बॉस कहाँ रह गए थे जल्दी से? राहुल बोल ही रहा था कि उसे अपने ऊपर किसी की घूरती नजर महसूस हुई। राहुल अपना नजर उठाकर देखा तो अक्ष उसे अपनी जलती निगाहों से घूर रहा था। राहुल जल्दी से 2 कदम पीछे होकर अपना सर झुकाकर बोला, सॉरी बॉस। अक्ष उसे घूर कर देखा, फिर अमृता का हाथ पकड़कर आगे चला गया। राहुल अपने सीने पर हाथ रखकर, बाल बाल बचा आज तो मैं, बोलकर वो भी जल्दी से अक्ष के पीछे चला गया। हॉस्पिटल में शेखर जी को अभी भी होश नहीं आया था। निखिल ने अब तक निकिता से अच्छे से दोस्ती कर लिया था। निकिता भी अब फ्रेंडली हो चुकी थी निखिल के साथ। निखिल शेखर जी के वार्ड के अंदर गया। निकिता शेखर जी का हाथ पकड़कर बैठी थी। निखिल उसके पास जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, चलो अब जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो, नहीं तो तुम्हारी दी मेरा क्लास ले लेगी। निखिल बोला तो निकिता अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं मेरी दी अच्छे के लिए बताती है। ... उद्धरण चिन्ह। अच्छा ठीक है, तुम्हारी दी सबसे बेस्ट है। अब ठीक है, अब नाश्ता फिनिश करो ठीक है, निखिल बोला तो निकिता अपना सर हाँ में हिलाया। जब 129 अक्ष की जलन। अच्छा ठीक है, तुम्हारी दी सबसे बेस्ट है। अब ठीक है, अब नाश्ता फिनिश करो ठीक है, निखिल बोला तो निकिता अपना सर हाँ में हिलाया। अम्बिला। अक्ष अमृता की कमर में हाथ डालकर बाहर आया। अमृता अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अक्ष अमृता के एक्सप्रेशन देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, मिसेज मल्होत्रा स्माइल। अक्ष बोला तो अमृता झूठी स्माइल करते हुए अपना दांत पिसते हुए बोली, अब क्या प्लान बनाया है मुझे नीचा दिखाने का? तुम्हें ही दिक्कत थी सीक्रेट शादी से, न वही दूर कर रहा हूँ। अक्ष बोला तो एकटक उसे देखने लगी। पाकेट। एक रिपोर्टर ने दोनों का पिक्चर लेते हुए बोला। अक्ष बिना कुछ बोले जाके वही किंग साइड सोफे पर अमृता को लेके बैठ गया। अमृता कुछ नहीं बोली। सर आपने अभी तक अपनी शादी को क्यों छुपा कर रखा था? दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया। क्योंकि मेरे मैसेज को नहीं पसंद, अक्ष सीधा सा जवाब दिया। ... उद्धरण चिन्ह। लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले आप और मिस रिया चौहान ट्रेन में थे, हमें लगा वही मिसेज मल्होत्रा, तो क्या उनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? दूसरे रिपोर्ट ने सवाल किया। अक्ष एक नज़र राहुल को देखा। राहुल जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। वही रिपोर्टर की बात सुनकर अमृता के फेस पर व्यंग भरी स्माइल आ गई।
राहुल जल्दी से आगे आकर सभी रिपोर्टर को देखते हुए बोला, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, बॉस की सिर्फ उनके साथ एक मीटिंग थी बस। बॉस की इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उन्हें जाना होगा, आप सब अब बस कीजिए। लेकिन सर उन्होंने हमारे आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया, रिपोर्टर चिल्लाते रहे। लेकिन अक्ष के गार्ड ने सबको बाहर कर दिया। अमृता सोफे से उठते हुए बोली, थिंग नाटक सो खत्म हो चुका है, अब मुझे चलाना चाहिए, मुझे बाबा को देखने हॉस्पिटल जाना है। अमृता सोफे से उठते हुए बोली, चलो नाश्ता करो पहले। अक्ष अमृता का हाथ पकड़ते हुए बोला। अमृता अक्ष का हाथ झटक कर राहुल के पास जाकर बोली, आपके पास खुले पैसे हैं। अमृता बोली तो राहुल हड़बड़ा कर अक्ष को देखने लगा, जो उसे ही अपनी जानलेवा नजरों से देख रहा था। अमृता राहुल का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मैंने कुछ पूछा आपसे, कल तक मैं आपके पैसे दे दूंगी, अभी मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं है, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती। अमृता बोली। अक्ष अमृता को अपने गोद में उठाकर जाते हुए बोला, आज के बाद तुम मुझे बिला में नहीं दिखाने चाहिए, बोला कर अमृता को जबरदस्ती अंदर लेकर चला गया। क्या बॉस को मुझसे जलन हो रही है? नहीं कहा वो कहा मैं, लेकिन हो भी सकता है, मेरा बॉस कुछ भी कर सकता है, साइको जो ठहरा भाग ले। राहुल इससे पहले दोनों के बीच टूबाली का बकरा बने, बोलकर राहुल जल्दी से बिला से निकल गया। अक्ष के उठाने से अमृता अपना हाथ पाँव चलते हुए गुस्से से बोली, मुझे नीचे उतरे नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। और कितना पीना है? सुबह से तो 2 बार पी चुकी हो। अक्ष दयानंद एरिया की तरफ जाते हुए बोला, जा तो मैं ही सिर्फ पी सकती हूँ, तुमने किसी और को क्यों पिलाया? अमृता चिल्लाते हुए बोली। वाइफी आवाज नीचे। अक्ष अमृता को लेकर चेयर पर बैठकर अपनी सर्द आवाज में बोला। अमृता बिना कुछ बोले उठाने लगी। अक्ष अमृता के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मैंने इसकी परमिशन नहीं दी वाइफी, तो तुमने मुझे अभी तक दिया ही क्या है? अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। अक्ष कुछ देर अमृता के फेस को ध्यान से देखने के बाद बोला, क्या चाहिए बोलो। डिवोर्स। अमृता बोली तभी उसकी आह निकल गई। अक्ष अपना नाखून अमृता के पेट पर गिरते हुए बोला, फिर से कहो, डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे। अमृता अटक कर बोली, क्योंकि अक्ष की आंखें रेड हो रही थी। मेरे से डिवोर्स लेकर क्या करोगी? अक्ष बिना किसी भाव से बोला। अक्ष बोला तो अमृता कुछ नहीं बोली। अक्ष अमृता के कान के पास जाकर बोला, क्या मेरी परफॉर्मेंस बेड पर अच्छी नहीं है? उस फका की ज्यादा अच्छी है, बोलकर अक्ष अमृता के एयरलॉब पर कस के बाइट किया। अमृता की चीख निकल गई। अमृता अपना सर झुकाकर अपना सर हाँ में हिला दिया। आह मुझे दर्द हो रहा है। अमृता अक्ष का हाथ अपने पेट से हटाते हुए बोली, जो अब तक अक्ष का नेल अमृता के पेट पर लग चुका था। अक्ष बिना कुछ बोले अमृता को उठाकर उसे खींचते हुए ऊपर ले जाते हुए बोला, तो चलो तुम्हें मैं अभी सर्टिफाई कर देता है, इसी से शिकायत है न तुम्हें। अक्ष बोला तो अमृता के शरीर ने डर का एक लहर दौड़ गया। अमृता अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं तुम मेरे बातों का गलत मतलब निकल रहे हो, देखो प्लीज ऐसा मत करो। अमृता रोते हुए बोली। लेकिन अक्ष को तो जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा था, उसका साइको पान जग चुका था। अमृता फिर से रोते हुए बोली, अक्ष देखो मुझे मजबूर मत करो कोई भी कदम उठाने पर। अमृता वार्न करते हुए बोली। अक्ष अमृता की बातों को इग्नोर करके उसे बेड पर ले जाकर पटक कर बोला, चलो उठो, कदम में भी देखना चाहता हूँ क्या करना चाहती हो तुम। अक्ष की बात सुनकर अमृता अपनी कदम पीछे लेने लगी। अक्ष के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। अक्ष पीछे से अपना गन निकालकर अमृता की तरफ उछाल दिया और अपने जाके आराम से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया। अमृता कंफ्यूजन में अक्ष को देखने लगी। जब 130 अक्ष को लगी गोली। अक्ष पीछे से अपना गन निकालकर अमृता की तरफ उछाल दिया और अपने जाके आराम से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया। अमृता कंफ्यूजन में अक्ष को देखने लगी। चलो बताओ तुम क्या कर सकती हो मेरा? अक्ष बिना किसी भाव से बोला। अमृता एक नज़र अक्ष को देखकर गन उठा लिया और अक्ष की तरफ पॉइंट करके बोली, पता है बचपन में मेरी माँ कहती थी पति को भगवान की दर्जा दिया गया है, पति को पति परमेश्वर कहते हैं, तो भला मैं अपनी माँ के बात को कैसे झूठला सकती हूँ? भले ही यहाँ पर बात अलग हो, मेरा पति कभी परमेश्वर नहीं बन पाया, लेकिन है तो अब भी पति ही न, तो मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? बोलकर अमृता गन अपने सर पर पॉइंट किया। अक्ष के फेस पर जो अभी तक स्माइल थी वो एकदम से गायब हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी सांसें ही रुक जाएगी। अक्ष के एक्सप्रेशन देखकर अमृता के फेस पर गहरी स्माइल आ गई। अमृता बोली, पता है तुमने मुझे धमकी देकर शादी की, उसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती भी किया, इतना टॉर्चर किया, मेरी बहन को टारगेट किया, इन सब के बावजूद भी मैं अपनी फीलिंग को तुम्हारे प्रति रोक नहीं पाई। मुझे प्यार भी हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन फिर क्या हुआ? बोलकर अमृता चुप हो गई। उसके होठों पर स्माइल तो आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल को भीगा रहे थे। अक्ष उठकर अमृता के पास आते हुए बोला, वाइफी देखो उसमें सच में गोली है, चल जाएगी, नीचे करो अभी के अभी। अक्ष बोलते हुए अमृता के पास बढ़ रहा था।
अमृता अपनी पकड़ गन पर मजबूत करते हुए बोली, एक और कदम भी मेरे पास मत आना, मैं अभी गोली चला दूंगी। अक्ष अपनी कदम रोक कर बोला, ठीक है मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास, लेकिन प्लीज तुम गोली मत चलाना, ठीक है? तुम्हें हॉस्पिटल जाना है ना, तुम कर सकती हो, और मैं उस डॉक्टर को भी छोड़ दूं ना, बोलकर अक्ष अमृता को देखने लगा। अमृता उसे ही देख रही थी कि अचानक से अक्ष पागलों जैसा हंसने लगा, हा 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 हा। ओह वाइफी, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? अक्ष हंसते हुए बोला। अक्ष की सुनकर अमृता अक्ष को कन्फ्यूजन में देखने लगी। अक्ष आराम के साथ सोफे पर बैठते हुए बोला, वाइफी मुझे तो अब शक जा रहा है, तुमने कभी गन चलाया भी था कि नहीं, जिसे ये तक नहीं पता बुलेट खाली है या भरी हुई? अक्ष बोला तो अमृता गन को चेक करने लगी। गन सच में खाली था। अमृता ने गुस्से में ध्यान ही नहीं दिया, अमृता चेक कर ही रही थी। अक्ष दौड़कर अमृता के पास जाने लगा। एक गन शॉट की आवाज आए और इसी के साथ रूम के कुछ देर के लिए शांति छा गई। अमृता अक्ष के नीचे थी। अक्ष अमृता को लेकर साइड गिरा हुआ था। रूम पूरा ग्लास वॉल से बना हुआ था। अक्ष खड़ा हुआ अमृता को चेक करते हुए बोला, ठीक हो ना वाइफी, कहीं लगी तो नहीं ना? अक्ष पूछा रहा था। उसके फेस पर अमृता के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। अमृता एकटक अक्ष के फेस को ही देख रही थी। अमृता अक्ष को देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। अक्ष कस के उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, सॉरी वाइफी, एक बार फिर से। अक्ष अपनी बात अधूरी ही छोड़ दिया। अमृता अक्ष को अलग होने लगी। अक्ष उसे और कस के पकड़ते हुए बोला, प्लीज कुछ देर ये से रहो। अक्ष बोला। तभी अमृता को अपने हाथ में कुछ चिपचिपसा लगा। अमृता अपने हाथ को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। खून? अमृता अपने हाथ को देखते हुए बोली। अक्ष जल्दी से अलग होकर फिर अमृता को ऊपर नीचे चेक करते हुए बोला, कहाँ पे खून वाइफी, दिखाओ मुझे। बोलते हुए अक्ष पैनिक हो रहा था। अमृता अपना हाथ अक्ष के गाल पर रख कर बोली, अक्ष मेरी बात सुनिए, मैं एकदम ठीक हूँ, आपको गोली लगी है, आपके पीठ से खून निकल रहा है। बोलते हुए अमृता की आंखें नम हो रही थी। अक्ष फिर से अमृता को कस के गले लगाकर बोला, नहीं वाइफी मैं ठीक हूँ, लेकिन जिसने भी ये किया है अब वो ठीक नहीं रहेगा। बोला कर अक्ष अमृता लब पर पैग देकर अलग हो गया। तभी अक्ष के कदम लड़खड़ा गए। अक्ष अपने आप को संभाल कर अमृता का हाथ पकड़कर बोला, चलो नाश्ता करो फिर हॉस्पिटल चली जाना। अक्ष रूम से बाहर ले जाते हुए बोला। अमृता अक्ष को रोकते हुए बोली, मेरी बात सुनो अक्ष, आप ले पीठ से खून आ रहा है, आपको गोली लगी है। हाँ मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम चलो चुपचाप मेरे साथ नाश्ता करो और हॉस्पिटल जाओ, लेकिन शाम तक तुम मुझे घर में चाहिए। अक्ष अमृता को ले जाते हुए बोला। अमृता गुस्से से अपना हाथ झटक कर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आ रही है? गोली लगी है, तुम्हें खून लगातार निकल रहा है, फिर भी तुम इतना नॉर्मल कैसे रह सकते हो? क्या सच में तुम एक पत्थर हो जिसे न दर्द होता है ना किसी की फीलिंग समझ आती है? अक्ष रुककर अमृता को देखने लगा, फिर बोला, हाँ हूँ मैं पत्थर, इंसान नहीं करना है मुझे अपने दर्द में किसी को शामिल नहीं बनानी है, मुझे अपनी वीक पॉइंट किसी को नहीं झुकना है, मुझे किसी के आगे, और तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? तो नाश्ता करो और अपने बाबा को देखने जाओ हॉस्पिटल। बोलकर अक्ष अमृता को फिर से पकड़कर नीचे जाने लगा। अमृता के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप अक्ष के साथ चली गई।